जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग टेस्ट सीरीज़ नंबर 17 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ को हमने प्ले लिस्ट में प्लेटफॉर्म के नाम से बुक से इसका हम सारे टेस्ट सीरीज़ का करवा दिए हैं। आप जाके देख लीजिए, ये सारे वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के हम लोग जनरल स्टडीज़ का बीपीएससी टीचर का 41 से करेंगे। देखिएगा ये 41 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जनरल स्टडीज़ में, जो प्राइमरी टीचर के लिए उपयोगी है। पहला है, ध्वनि प्रसारण केवल तभी संभव है जब निर्वात, अपवर्तन, परावर्तन या माध्यम। जब माध्यम हो, ऑप्शन बी सही है। 41 का ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि माध्यम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। आवेशित की बात करता है तो अन्य आवेशित बल को, तो ये हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल आवेशित वस्तु निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए जाने वाले, यानी दो चार्ज के बीच अप्लाई फोर्स हो रहा है, स्टैटिक फोर्स होगा। फिर कहता है, निम्नलिखित में से कौन युग्म की इकाई समान है। देखेंगे बल और दाब में तो कोई रिलेशन ही नहीं। देखिए बल का तो न्यूटन होता है, इसका अलग ही इकाई होगा। तो देखिएगा कार्य और ऊर्जा का जो इकाई सेम होता है। 43 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ है कौन सा है, चीनी का घोल, दूध या मीथेन या वायु। देखेंगे 44 का ऑप्शन क्या है, उन्होंने डी दिया। मीथेन जो है कहता है शुद्ध पदार्थ है। मीथेन क्या है, शुद्ध पदार्थ है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह एक कार्बनिक गैस है। मीथेन को मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आकृति जो है समचतुष्फलकीय होता है तथा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो सकता है। यह दूध कोलाइड का उदाहरण है। दूध एक टाइप का पायस कोलाइड है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है, तो तांबे की छड़ में, वायु में, तो होगा 45 का ए सही है। तांबे की छड़ में सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनोपाचन तंत्र में डैश पित्त का स्राव करता है, तो पित्त जो है अग्नाशय करता है। 46 देखिएगा, पाचन तंत्र में पित्त, अच्छा पित्त को बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस जो है यकृत करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। ऑप्शन से है देवदार, मार्सिलिया, चारा या फुनेरिया। तो 47 का ऑप्शन जो है बी सही है, देवदार होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, रेगुलेट की जाती है। तो ये 48 का बी है, पुतली के द्वारा, आइरिस के द्वारा नियंत्रित की जाती है प्रकाश की मात्रा। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, तो कौन सा क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, कोयला जो है क्रिस्टलीय अपरूप नहीं। इसके अलावा फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं, तो धातु जो होते हैं, धातु ये विद्युत धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान अभी आपको बताएं दूसरा सेट में, तो पीएच मान जो है 7 जो है ये होंगे निष्क्रिय विलयन यानी उदासीन। 51 का ऑप्शन बी है। इसके अलावा 5, 6 और 4 ये अम्लीय आता है, थोड़ा थोड़ा अम्लीय में आता है, जैसे नींबू अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सघन माध्यम से प्रवेश करने वाली प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। इस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं बी अपवर्तक सूचकांक। थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जैसे आया थायरोक्सिन तो आपको आना चाहिए आयोडीन, इधर भी इन, इधर भी इन, आयोडीन। तो 53 का ऑप्शन क्या है, सी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका आवश्यक है। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, समतल दर्पण के लिए तो आभासी प्रतिबिंब होता है और लेटरल होता है। तो लेटरल सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन 54 का ऑप्शन सी सही है, पार्श्विक। आभासी प्रतिबिंब और पार्श्विक उल्टा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है बराबर होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या इतनी होती है। देखिए बुक ने क्या कर दिया, आभासी प्रतिबिंब तो सीधा होता है, तो आभासी और पार्श्विक सीधा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सी माना है, तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है देखने के लिए वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कहती है। तो 55 का ऑप्शन सी है कि कार्टिलेज जो होता है ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होता है। सफ़ेद फास्फोरस को हम लोग किसे संग्रहित करते हैं, तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी में और लाल फास्फोरस को हम लोग केरोसिन वगैरह में डालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 57 का ऑप्शन ए सही है, सफ़ेद फास्फोरस को हम लोग क्या करते हैं, पानी में संरक्षित करते हैं, पानी से संग्रहित करते हैं। डैश निम्नलिखित में से विद्युत का प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत प्रभाव का कौन सा उत्पन्न कारक नहीं है, चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, संकुचन प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। 58 का बी है, संकुचन प्रभाव ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। अधातुओं में कौन सी चमकदार धातु चमकदार होती है, अधातु है। आयोडीन जो होती है एक अधातु ऐसा है जो चमकदार होती है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य में हार्पीज़ है। एक हार्पीज़ को क्या बोलते हैं देखिएगा, 60 में दे हार्पीज़ एक विषाणु जनित रोग है। इसके अलावा डेंगू,
विषाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है, चेचक वेरियोला वायरस से होता है, चेचक जो होता है वेरियोला वायरस से होता है, छोटी माता वेरियोला वायरस से हो रहा है, रेबीज रेबडो वायरस से हो रहा है। ये सारे वायरस से होने वाली बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोडियम को खुले में जो छोड़ देते हैं तो आग पकड़ लेती है, सही है। लिथियम का घनत्व तो उच्च होता है, तो देखिएगा 60, ऐसा कुछ नहीं है, इसका घनत्व तो सबसे हल्का होता है, तो घनत्व तो उच्च कहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन अधातु, बिल्कुल सही। आयोडीन चमकदार अधातु, सही है। ओष्ठ या देखेंगे लिप, उसका फटना, मोतियाबिंद, अंधदोषी और अल्सर किस विटामिन के अभाव से होता है? सारा विटामिन का अभाव विटामिन B2 से होता है। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेंगे? तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, 63 का ऑप्शन बी है। दांत के चिकित्सक भी इसी दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। जीवाणु और वायरस को रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की जो खोज है 1958 में डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म, गोल और एक हरी जलेरी से घिरी थैली है। 24 प्रकार के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इसका सबसे प्रमुख कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। स्तनधारियों में आरबीसी लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है। गोल्जी को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये सारे कुछ फैक्ट दिए हुए थे बुक से। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो देखिएगा ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे यूरिक एसिड जो होता है निम्नलिखित में से किस उत्सर्जी पदार्थ है? यूरिक कौन सा प्राणी का? तो यूरिक एसिड 66 का भी पक्षी में होता है और सर्प में होता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन से समूह से शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? तो रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें जो है शून्य है, जिसको बोलते हैं ग्रुप 18। कोलेरा रोग है जो कोलेरा डिजीज़ बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कोलेरा किसके द्वारा होता है? 68 का देखिएगा, कोलेरा इसको हैजा बोलते हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। 68 का ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, प्लेग होता है, काली खांसी होता है जिसको निमोनिया और ये सारे बीमारी होते हैं। सेक्स हार्मोन कौन सा है? प्राथमिक यौन सेक्स हार्मोन पुरुष में, तो वास डिफरेंस है। 69 का ऑप्शन जो है विरिसन जो है प्राथमिक जो है क्या होता है? मनुष्य के सेक्स ऑर्गन से होता है, सेक्स ऑर्गन से होते हैं, प्राथमिक यौन अंग होते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोई कार्य का उदाहरण नहीं है? तो 70 का ए जो है लड़के कमरे की दीवार को धक्का देता है, क्योंकि कार्य तब होता है जब फोर्स सप्लाई होता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता हो, फोर्स का होता है और उसमें कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट होता हो तो उसको कार्य बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल फल और फल नहीं होते हैं, ये पौधे हैं। 71 का सी पाइनस होते हैं। कौन सा हार्मोन नहीं है? देखिएगा हार्मोन जो है इंसुलिन तो हार्मोन दिखता है, थायरोक्सिन कोई हार्मोन नहीं है। हेमोग्लोबिन, थायरोक्सिन को सपोज मान के चलिए हो रहा है, लेकिन हेमोग्लोबिन तो कुछ हार्मोन है ही नहीं, तो एग्जैक्ट आंसर 72 का डी दिया है। थायरोक्सिन भी होता है जिसमें आयोडीन का क्या करता है? उसको रेगुलेट करता है। कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक एक अध्याय पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ ने एक विद्यार्थी से पूछा कि आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, बताओ आपने क्या क्या कल खाया। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? इस चर्चा का उद्देश्य है कि अपने साथियों से साझा करना उन्होंने क्या खाया, बिल्कुल नहीं। भोजन के विविध पहलुओं पर चर्चा करना इसका उद्देश्य है। 73 का ऑप्शन बी सही है। 74 में कह रहा है पचे हुए भोजन को खुला या फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये बैक्टीरिया है। 74 का जीवाणु है जो बेकार कर देते हैं। फिर कहता है 74 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे वातावरण को बचाने के लिए आवश्यकता के लिए आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से 1973-74 को चिपको आंदोलन का निर्णायक भूमिका किसने निभाई? मेधा पाटेकर तो नर्मदा बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणन इसका सही आंसर है। 75 का ऑप्शन जो है बी सही है, सुंदरलाल बहुगुणन। 76 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है, सुमिलित नहीं है। 76 का डायरेक्ट आंसर आते हैं। देखिए टोडा जो है तमिलनाडु में पाया जाता है, यहाँ पे दिया उड़ीसा, तो ऐसा नहीं है। लुसाई त्रिपुरा, बोडो असम और डांगी गुजरात, तो ये ऑप्शन ए जो है सही नहीं है, वही सही नहीं पूछ रहा था। तो टोडा जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है और लुसाई जनजाति मिजोरम, मणिपुर, क्योंकि लुसाई हिल्स उधर ही है तो उधर ही पाए जाएंगे। आफ्टर दैट 77 नंबर सेज क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं है? 77 का डायरेक्ट आंसर पढ़ाते हैं डी जो है पावागढ़, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो बताएंगे पावागढ़ कहाँ पर है? पावागढ़ तो है
कर्नाटक में स्थित है। मध्य प्रदेश में नहीं, इसी तरह भरला राजस्थान में है, कामुकरी तमिलनाडु में है, पावागढ़ गुजरात में है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी है। देखिएगा यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, तो व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो ये ज़्यादा हमको शहर में देखने को मिलता है। आफ्टर दैट 79 नंबर सेज दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश का सबसे लंबा समय तक शासन रहा। तो ये है 79 का बी जो है तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा शासनकाल रहा है। आपको बता दें टाइम ड्यूरेशन क्या है। गुलाम वंश जो है कुतुबुद्दीन इसके संस्थापक है, 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी इसकी स्थापना करते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414, तो 80 साल उधर, 80 और लगभग 94 साल इन्होंने शासन किया है। तो सैयद वंश है 1414 से 51 तक, तो खिजरी खां के द्वारा इसकी स्थापना होती है। लोधी वंश बहलोल लोधी 1451 से 1526 तक। उसके बाद तो इब्राहिम लोधी हार जाते हैं, बाबर आक्रमण कर देते हैं तब, तो इस दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है बाबर के द्वारा। ये सारे वंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, 5 वंश थे मेनली। तो निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा क्रम सही क्रम है। हल्दी घाटी, पानीपत, बक्सर, पलासी। देखिए पलासी तो 1757 होता है, तो बक्सर कहता है पहले 1764 वाली घटना तो बाद में होगी, तब ना 1757 ये वाली घट गई, फिर बक्सर, फिर पलासी, पानीपत, हल्दी घाटी। ये 80 का 20 सही दिख रहा है। 80 का देखेंगे सब, हल्दी घाटी जो है 1576 में होता है, पानीपत 1191 होता है, बक्सर फिर देखिए बक्सर आ गया तो ये भी कट गया। पलासी, पानीपत पहले होता है, पानीपत उसके बाद हल्दी घाटी, फिर पलासी, फिर बक्सर, क्योंकि पानीपत 1191 में हो जाती है। पानीपत की लड़ाई क्या होता है, पहला युद्ध जो है 1526 में पानीपत का लड़ाई इब्राहिम लोदी के बीच हो जाता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। फिर पलासी का युद्ध 1757 में, तो आप जानते ही है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच 23 जून 1757 को होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। सबसे आखिरी घटना बक्सर की लड़ाई होगी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी। नीली क्रांति जो है बोलते हैं, नील की क्रांति 1859, क्योंकि ये ना सल्तनत की क्रांति के बाद हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद होम रूल लीग तो आपको पता है, होम रूल लीग जो है 1916 की घटना है। ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर में करती है, और अप्रैल के द्वारा पहले बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन तो 1905 की घटना है, तो सबसे पहली घटना तो बंगाली विभाजन होगी। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, तो सबसे पहली घटना कौन सी की, सबसे पहली 1905 की हमारा बंगाल विभाजन। 81 का ऑप्शन जो है अच्छा रुके देखिएगा, सबसे पहले क्योंकि नील की क्रांति 1800 की घटना है और ये सारा जो है 1900 की घटना है, तो सबसे पहले नील की क्रांति हो जाएगी। 81 का ऑप्शन ए सही है। इसको मिलाना है, देखिए मैच करना है। 82 का क्या होगा, राष्ट्रकूट का होता है मान्यखेत, 1 का 4 होगा। राष्ट्रकूट का क्या हो जाएंगे, मान्यखेत, और पांडव का होगा मदुरई, चोल का हो जाएगा तंजावुर, चोल का क्या हो जाएगा तंजावुर या तंजौर, होलसेल का होगा हलेविड। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है। गांधार की बात करेंगे, गांधार 83 का, ये आज भारत नहीं है। सूरसेन, मत्स्य, ये सारे पंचाल हमारे अभी भारत के अंग हैं। आफ्टर दैट निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना में कौन सी घटना कालानुसार पहली घटना है। क्रिप्स मिशन आया, तो ये देखिए क्रिप्स मिशन जो आता है भारत 84 नंबर है। क्रिप्स मिशन जो आता है, उसके बाद होम रूल लीग तो 1916 की घटना है। गांधी इरविन समझौता 1931 से, खिलाफत आंदोलन 1922 के अनुसार होता है, इसी में हो जाता है। तो क्रिप्स मिशन तो आता है हमारा कितना 1946 के आसपास आता है। तो देखिएगा, तो 3 फरवरी 1928 को जो आता है, कौन आता है 3 फरवरी 1928, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये जो 84 का डायरेक्ट आंसर बी दिया, होम रूल लीग 1916 की घटना है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है सूफीवाद, डायरेक्ट 85 का डी चलते, ये सही नहीं है। सगुन जो है किसी भी धर्म की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति, ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश में संविधान की समवर्ती सूची कंकरेस्ट लिस्ट, ये जैसे आए समवर्ती सूची आपको समझना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया है। यूएसए से मौलिक अधिकार, फ्रांस से बंधुत्व, स्वतंत्रता, समाजवादी, और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था हम लोग अप्लाई किए। 87 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू हस्तांतरण या पंचायत स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है। तो ये 73वां संविधान संशोधन 1987 का 73वां संविधान संशोधन आया था 92 के आसपास, तो याद रखिएगा 87 का ऑप्शन ए सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार संबंध अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। 88 का डी जो है अपने ही फैसले पर पुनर्विचार और सुधार अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो देखिएगा
जो अंतर्राज्यीय जो होते हैं इंटर स्टेट समिति के जो अध्यक्ष होंगे ये हमारे ख्याल से प्रधानमंत्री बुक में दिया है, तो ये सही है, प्रधानमंत्री ही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिएगा, प्राथमिक जो है इसको बोलते हैं प्राथमिक जो है सूची ये मिलेंगे कच्चे माल का निष्कर्ष, एक 3। तृतीयक को सेवाएं बोलते हैं, तृतीयक को सेवा। पंचक को क्या बोलेंगे, पंचक को बोलते हैं उच्च स्तरीय निर्णयन। तो देखेंगे द्वितीयक को क्या बोलते हैं, निर्माण, द्वितीयक में क्या होंगे, निर्माण। 91 में कहता है निम्नलिखित में से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया है, तो दूरगामी आर्थिक सुधार जो है नरसिम्हा राव, किसके नेतृत्व में, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री होते थे। फ्रांस की क्रांति की 1789 की घटना के समय राजा कौन था, तो चार्ल्स 14वां था, लुई 14वां था, लुई 14। 92 का ऑप्शन बी दिया है, लुई 16वां था। कौन सा लुई, लुई 16 था, ये NCERT का बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है, तो ये है पश्चिम बंगाल की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं, तो कांडला बंदरगाह, इसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं। आपको दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पूछेगा, ये दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय का नाम बदल करके रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश में है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में एक अचानक मार। 95 का ऑप्शन ए सही है, अचानक मार, याद रखेंगे अचानक मार। नेक्स्ट देखेंगे 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन पे है, आते हैं, वर्साई की संधि ने किस महादेश के मानचित्र को बदल दिया। 96 का ऑप्शन जो है एग्जैक्ट डी है, यूरोप के जो मानचित्र को बदल के रख दिया। अब मैच द कॉलम है, अब बताइए, देखिए बॉम्बे क्रोनिकल जो है, ये बॉम्बे क्रोनिकल जो है ये हैं, चलिए कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट, उसके बाद लीडर जो है मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट है सच्चिदानंद सिन्हा, बॉम्बे क्रोनिकल फिरोज शाह मेहता। फिर से पढ़ देते हैं, बॉम्बे क्रोनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 98 नंबर, शिवाजी के गुरु का नाम क्या है। शिवाजी के जो गुरु का नाम है ए है, रामदास है, याद रखेंगे कौन से, रामदास, शिवाजी के गुरु का नाम रामदास है। शिवाजी ने अष्टप्रधान की स्थापना की थी। बिहार में होम रूल लीग के संस्थापक कौन है, तो मजहरूल हक है, मजहरूल हक 99 में। बिहार में होम रूल की मजहरूल हक, इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका है। बिहार की अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कौन, कछाड़ी मिट्टी से 100 का भी है, इसमें कछाड़ी मिट्टी बिहार में ज़्यादा पाई जाती है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो ये तृतीय होना चाहिए, 120 का, 101 का उन्होंने 2 दिया, दूसरा होना चाहिए। सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल प्रथम है भारत का जूट उत्पादन, असम आंध्र प्रदेश तृतीय और चौथी है, दूसरा स्थान पर हमारा बिहार है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। पहला जूट जो कारखाना 1855 में रिसरा में खोला गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की जाती है। भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादन में सर्वप्रमुख है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का संबंध है, तो 262 के तहत 102 का ऑप्शन बी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद, जिसका नाम है नरेंद्र नाथ। नंद, देखिए नंद आ गया, यहाँ से भी नरेंद्र याद रखिएगा, उसका मूल नाम नरेंद्र नाथ है, पूछा भी जाता है। 103 का भी है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी, तो ब्रह्म समाज, तो दूसरा संस्था, इससे पहले आत्मीय सभा की खोजे थे 1815 में ही। ब्रह्म समाज तो 1828 में स्थापित किए हैं। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा 1843 में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्यों में से कौन सही नहीं है, तो 105 का डी है, गौरी शंकर 4 दिसंबर को पटना में सत्याग्रह किया था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 106 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों में आशाएं हैं, संभावनाएं, तो कृषि आधारित एग्रो बेस्ड उद्योग। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो 107 का जो होगा, सोन नहर सबसे पुरानी है। सोन नहर का निर्माण 1874 में किया गया था। सोन नहर का निर्माण 1874 में, पूर्वी सोन, याद रखेंगे। त्रिवेणी नहर भी है बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय इसका निर्धारित है, ऑप्शन सी सही है। 108 का ऑप्शन सी सही है। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, तो कौन सा होगा, 109 का ऑप्शन सी, अपीलीय अधिकार जो है, इसका मतलब है अपीलिएट क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय मामले में और उसमें शामिल कानूनों पर पुनर्विचार करेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो नगरीय जनसंख्या 31% है। नेक्स्ट देखेंगे, इक्वाडोर और चिम्बाराजो जो है ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है, सुसुप्त, शांत या प्रसुप्त, तो 111 का ऑप्शन ये है, जो शांत ज्वालामुखी है इक्वाडोर का चिम्बाराजो।
चिंबा राजू से पूछेगा कहाँ पर है। सेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो ये भूमिगत जल के द्वारा होता है। 112 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बता देते हैं। स्ट्रोम्बोली इटली में है, माउंट एटना इटली में है, कोटोपॉक्सी इक्वाडोर में है, कराकाटाओ इंडोनेशिया में है, माउंट कैमरून अफ्रीका में है, अफ्रीका का ही ओजेस डेल सलाडो है। फिर बोलते हैं अफ्रीका ओजोस डेल सलाडो चिली में है, चिली का अर्जेंटीना और बैरन द्वीप भारत में है। नेक्स्ट देखें कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है। विसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, नारकोंडम भारत। शांत ज्वालामुखी माउंट पोपा ये म्यांमार में है, एकांकागुआ चिली अर्जेंटीना में है, चिम्बाराजो इक्वाडोर में है, कोहे सुल्तान ईरान का है, देवबंद ईरान है, किलिमंजारो तंजानिया में, मेयान फिलीपींस है। ये शांत ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट देखेंगे वार एंड लंका। वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? वार ऑफ लंका इसके नाम है वह अमीश त्रिपाठी इसके लेखक है। नेक्स्ट देखेंगे जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य बनाया गया है? तो देखिएगा ये जो ऑप्शन है पांडुलिपि से दुनिया का पहला संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 114 का है डी ऑप्शन। तो देखेंगे 114 में डी कौन सा है? तो डी है केरल, ताम्रपत्र से पांडुलिपि का निर्माण किया है। जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों से पांडुलिपि का दुनिया का पहला संग्रहालय केरल में बनाया गया है। संग्रहालय में त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है। प्राथमिक स्रोतों के आधार पर संग्रहालय में 187 पांडुलिपियाँ हैं। जनवरी 2023 में अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? 115 का डी है मनप्रीत मोनिका सिंह भारतीय मूल की पहली महिला न्यायाधीश बनी है अमेरिका में। 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुष की 20 किलोमीटर पैदल रिकॉर्ड तोड़ा है? 116 का ऑप्शन सी सही है अक्षदीप सिंह। नेक्स्ट देखेंगे 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अभ्यास तर्कश का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? 117 का जो होगा ऑप्शन सी सही है, ये चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 15 से 30 मार्च 2023 को सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 देशों के बीच में है, किन देशों के बीच हुआ है? तो ये देखेंगे कौन सा है सी ड्रैगन एक्सरसाइज। सी ड्रैगन एक्सरसाइज हम लोग करते हैं भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। हैंड इन हैंड हम लोग किसके करते हैं? भारत और चाइना के बीच। नेक्स्ट देखेंगे भारत और, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भारत के 119 होगा नंबर, 118 का हो गया कौन? अमेरिका। 119 नंबर भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? या डेट याद रखिएगा 10 अप्रैल का 10वां दिन। तो ये है आम आदमी पार्टी AAP। 119 का ऑप्शन डी है। होम्योपैथी डे किस दिवस को मनाते हैं? तो देखिएगा होम्योपैथी डे जो हम लोग मनाते हैं 10 अप्रैल को मनाते हैं होम्योपैथिक डे, याद रखेंगे। 5 जून को हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस। 1 जनवरी है, 1 दिसंबर कर दीजिए, 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं एड्स डे, याद रखेंगे। नेक्स्ट और 3 दिसंबर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं, वो भी विकलांग से संबंधित है, कुछ डिजीज से रिलेटेड है। ये 120 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। होम्योपैथी के संस्थापक हैं क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। उसी की जयंती के अवसर पर अब हम लोग होम्योपैथी का दिवस मनाने की शुरुआत किए हैं। यहाँ तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मिनट में हमने लगभग 80 क्वेश्चन को डील कर दिया, सॉल्यूशन देख लिए, और रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा सीरीज चला रहे हैं। आप सारे वीडियो को देख लीजिए। 20-25 मिनट में क्या ही जाता है, आपको 80 क्वेश्चन का एक्सरसाइज हो जाएगा। बहुत लिमिटेड टाइप में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक बने रहने का आपका पुनः सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।